difference between IFRS एंड इंडियन गैप। इंडियन गैप का मतलब ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और इसकी फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये इंडिया के है। कौन फ्रेम करता है इंडिया के अंदर? ICAI। और IFRS किसने फिर फ्रेम किए? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो दोनों में थोड़ा बहुत बेटा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो वो थोड़ा बहुत डिफरेंस हम 2 पॉइंट पे पढ़ेंगे। फर्स्ट है कि IFRS आर प्रिंसिपल बेस्ड। ये जो है ये प्रिंसिपल बेस्ड है। तो जो हमारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, जो हम थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर पढ़ चुके हैं, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। कौन से? IFRS। वाइल इंडियन गैप, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, आर रूल्स बेस्ड। वो किस पे बेस्ड है? रूल्स के ऊपर, नियम के ऊपर, कानून के ऊपर बेस्ड। ये प्रिंसिपल, ये दोनों में एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस। इसके अपने रूल्स हैं, वहाँ रूल्स नहीं है। वो कहता है कि ये प्रिंसिपल है, इसके अकॉर्डिंग आप ऐसे फॉलो करो। ये कहता है नहीं, ये सर्कमस्टांसेस है, इसके लिए रूल ये है। अब जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ कि IFRS के अंदर जो हमें बैलेंस शीट बनानी है, उस बैलेंस शीट को बनाने से रिलेटेड कोई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट गिवन नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट चूज कर सकते हो, लेकिन जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड है उसके अंदर शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट, कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रेस्क्राइब किया गया। तो पूरे इंडिया में जहाँ भी कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी, वो शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है, और उस प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो फॉलो। तो ये बड़ा बेसिक डिफरेंस है कि ये प्रिंसिपल बेस्ड है और ये रूल्स बेस्ड। इसके अपने कोई फॉर्मेट नहीं है किसी चीज़ के बारे में, लेकिन हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसके फॉर्मेट्स प्रेस्क्राइब किए, हम उसी को फॉलो करेंगे अकाउंटेंट, उसके अलावा किसी अदर को फॉलो नहीं करेंगे। दूसरा डिफरेंस, IFRS आर बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट। ये किस पे बेस्ड है? फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट पर। वाइल इंडियन गैप आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हमारा जो गैप है, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट को मानते हैं, और जबकि IFRS फेयर वैल्यू को मानते हैं। तो बेटा अब तुम्हें दोनों का मीनिंग पता हो जाना चाहिए, तभी समझ में आए। अब देखो फेयर वैल्यू क्या होती है। 31 मार्च 2020 को हमारी अकाउंटिंग क्लोज हुई, हमने बैलेंस शीट बनाई। तो बैलेंस शीट के अंदर जो असेट्स हैं, तो IFRS कहता है कि इनको फेयर वैल्यू पे दिखाओ, हर ईयर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन मतलब, ये डेप्रिसिएशन की मना करता है कि आपको डेप नहीं लगाना। आप जो भी असेट्स दिखा रहे हो 31 मार्च, आज उसकी डेट क्या, आज उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू पे दिखाई। किस पे दिखाने की कहता है? फेयर वैल्यू मतलब आज प्रेजेंट में 31 मार्च 2020 को आपके बिजनेस के अंदर जो फर्नीचर है, मशीन है, इक्विपमेंट है, बिल्डिंग है, उनमें उसकी आज की डेट क्या है, उस डेट को दिखाना। तो इससे ये फेयर रहेगा कि भाई मेरी बैलेंस शीट में ये असेट है, इसका टोटल इतना है, और आज की डेट में मार्केट में भी इनकी वैल्यू इतनी, ये इसको फॉलो करता है। हमारा इंडियन गैप कहता है नहीं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चलेगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है कि जब आपने कोई असेट खरीदी, फिक्स्ड असेट, तो जब आप फिक्स्ड असेट को यूज़ करोगे
तो यूज़ करने से हर ईयर उसकी वैल्यू कम हो। जैसे मैंने 2 लाख की मशीन खरीदी और 1 साल यूज़ किया, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हुआ 20,000, तो मशीन कितने की हो गई? 1,80,000। ये डैप लगाने के लिए मना करते हो। हमारा गैप कहता है नहीं, पूरे साल यूज़ किया डैप लगाओ। तो ये जो 1,80,000 लिखी है यहाँ पर, ये बुक वैल्यू है। कॉस्ट वैल्यू क्या है? जितने में आपने खरीदी। तो ये कहता है कि भाई जब आपने कोई एसेट खरीदी तो हर साल आप उसके ऊपर डैप लगाते हो। तो ये किस पे बेस्ड है? कॉस्ट। डैप कहाँ से लगना शुरू होगा? जब आपने मशीन खरीदी। तो बेटा दोनों में ये एक बेसिक डिफरेंस है। ये फेयर वैल्यू दिखाने के लिए कहा गया है और हमारे गैप में इंडियन जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर कहा गया नहीं, फेयर वैल्यू नहीं दिखानी है, बुक वैल्यू दिखानी है, कॉस्ट माइनस डैप करके। अब आता है बेटा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसे हम बोलते हैं IND-AS। अब जरा ध्यान से सुनिए कि इंटरनेशनल लेवल पे चलता है IFRS, ये इंटरनेशनल बॉडी इशू करती है। और गैप जो है जनरली अकाउंट एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये इशू करता है। तो अब एक सामने प्रॉब्लम आई, क्या हम अपनी कंट्री में IFRS फॉलो करें? पहला कंडीशन। दूसरी, या गैप फॉलो करें जो हमारी कंट्री का बनाया हुआ, कि भाई अकाउंटिंग करनी है, इसको अडॉप्ट करें या इसको अडॉप्ट करें। ठीक, तो फिर एक बीच का रास्ता निकाला गया कि दोनों को ही अडॉप्ट किया, कि हम अपनी अकाउंटिंग में, हमारी अकाउंटिंग में IFRS से रिलेटेड चीज़ें भी शामिल हैं और हमारे खुद के गैप से जो हमने बनाई है वो चीज़ें भी शामिल हैं। तो हमने इसको क्या किया? जॉइंट करके एक बीच का रास्ता निकाला। इसीलिए इसे बोलते हैं IND-AS अकाउंटिंग। ये इंडिया का, ये इंटरनेशनल। ठीक, तो अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है बेटा? हमारे गैप को। और कोई पूछे कौन बनाता है? भाई ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब आता है IND-AS, इसी की बात कर रहे हैं, बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जब हमने दोनों को लेके बनाया है तो उसके बेस पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस। तो वो जो प्रिपेयर किए जाएंगे उसके बारे में बता रहे हैं कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को हम बैलेंस शीट कहते हैं। ये बताया गया कि भाई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना है कंपनीज को, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट को कहते हैं। और बैलेंस शीट के अंदर कैसे एसेट्स को शो करना है, कैसे लायबिलिटीज को शो करना है, उसका भी फॉर्मेट प्रेस्क्राइब किया है। फिर दूसरा, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। कॉम्प्रीहेंसिव इनकम निकालने का मतलब होता है बेटा, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम का मतलब है कि कंपनी एक स्टेटमेंट बनाती है तो पूरे ईयर में कितना रेवेन्यू आया, एक स्टेटमेंट ये हो गया, और पूरे ईयर में कितना एक्सपेंसेस हुआ उसका एक स्टेटमेंट हो गया। अगर इनकम में से हम एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो इससे हमारे बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकल आए, ये मतलब। थर्ड आता है कि इसी के बेसिस पर डिसाइड हुआ कि भाई कैश फ्लो बनाना भी जरूर। तो कैश फ्लो कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप के लिए कैश फ्लो मैंडेटरी नहीं। तो हमारे इसमें यह कहा गया कि भाई फाइनेंशियल पोजीशन बनाना है, फाइनेंशियल
स्टेटमेंट के अंदर मेन ये 3 चीज़ें बना, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इनकम, इसका मतलब स्टेटमेंट इनकम बनेगा, प्रॉफिट या लॉस। फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, कि कैश फ्लो बनेगा, और कैश फ्लो के अंदर हम ये देखते हैं कि पूरे ईयर में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर कैश का कितना इनफ्लो हुआ, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स नहीं लेते, कि डिफरेंट एक्टिविटीज से कैश का कितना इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो हुआ, ये बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ऐसे हमें पता रहता है कि भाई किस किस एक्टिविटीज़ पे कितना रुपया जा रहा है, किस एक्टिविटी से कितना रुपया आ रहा है। तो यहाँ पर बेटा चैप्टर ये ख़त्म होता है, छोटा चैप्टर है, थ्योरेटिकल है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है।